बर्फ से ढके कारगिल के ऊंचे पहाड़ और हड्डियों को चीर देने वाली तेज बर्फीली हवाएं, आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलट रहे हैं जो महज एक युद्ध नहीं बल्कि शून्य से नीचे के तापमान में इंसानी जज्बे और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। 1999 के कारगिल युद्ध की इस कहानी में आपका स्वागत है। चलिए सीधा उन बर्फीली चोटियों पर चलते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सर्दियां, साल 1999, 16,000 फीट की ऊंचाई और ऐसी हवाएं जो खून जमा दें। रात के घुप अंधेरे में खामोशी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने गुपचुप तरीके से भारतीय चौकियों में घुसपैठ कर ली। आमतौर पर इन चौकियों को सर्दियों में खाली छोड़ दिया जाता था क्योंकि वहां टिकना लगभग नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इसी नामुमकिन का फायदा उठाकर इस गहरी साजिश को अंजाम दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी जानलेवा ठंड में कोई दुश्मन वहां टिका कैसे रहा। जवाब है संगर। ये ढीले पत्थरों और चट्टानों को जोड़कर बनाए गए ऐसे खुफिया ठिकाने थे जिन्होंने घुसपैठियों को न सिर्फ उस जमा देने वाले मौसम से बचाया बल्कि सर्दियों में गश्त लगाने वाले हमारे सर्वेलेंस हेलीकॉप्टरों की नजरों से भी पूरी तरह छिपाए रखा। मतलब ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीतिक तैयारी थी। ये खामोश घुसपैठ फरवरी से अप्रैल तक चलती रही, भनक तक नहीं लगी किसी को। फिर 3 मई को अचानक कुछ स्थानीय बकरवालों ने इन घुसपैठियों को देख लिया और बस इसके बाद तो जैसे भूचाल आ गया। 9 मई आते आते भारतीय सेना की टुकड़ियां वहां पहुंचने लगी और तनाव इस कदर बढ़ा कि 26 मई को भारतीय वायुसेना को भी आसमान से इस मोर्चे में उतरना पड़ा। भाग 1, तनाव और मारक क्षमता। अब जब दुश्मन इतनी ऊंचाई पर मजबूती से जम चुका था तो उन्हें खदेड़ना बिना भारी हथियारों के बिल्कुल असंभव था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 2,50,000। जी हाँ, इस युद्ध में इतने तोप के गोले दागे गए थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस गोलाबारी के पैमाने का। आसमान में धमाकों की ऐसी रोशनी होती थी कि काली रात भी दिन जैसी लगने लगती थी। अकेले टाइगर हिल को वापस छीनने के दिन ही 9,000 तोप के गोले दागे गए थे। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच असली गेम चेंजर क्या था? वो थी हमारी बोफोर्स तोपें, और यहाँ नंबर 3 का बहुत बड़ा रोल है। ये तोपें महज 12 सेकंड में 3 गोले दाग सकती थीं। इस भयानक रफ्तार ने सच कहूं तो पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। आखिर बोफोर्स ही क्यों? देखिए, 8,000 फीट से ऊपर की खड़ी ढलानों पर लड़ना किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन बोफोर्स की खासियत ये थी कि ये 35 किलोमीटर दूर से भी निशाना लगा सकती थी, और वो भी लगभग 90 डिग्री के सीधे कोण पर। मतलब पहाड़ की चोटी पर बैठे दुश्मन को सीधा उड़ा देना। और सबसे बड़ी बात, लगातार गोलाबारी करते हुए तुरंत अपनी जगह बदल लेना। इसी वजह से दुश्मन कभी इनकी सटीक लोकेशन का अंदाजा ही नहीं लगा पाया। जमीन पर तोपों की गड़गड़ाहट तो थी ही, आसमान से भी कम कहर नहीं बरस रहा था। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने लेजर गाइडेड बमों से दुश्मन के ऊंचाई वाले कमांड बंकरों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया। साथ ही MiG-23 जेट्स ने 57 mm रॉकेट से जो कवर फायर दिया, वो हमारी पैदल सेना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ते भारतीय सैनिकों के ठीक ऊपर से गुजरते हुए लड़ाकू विमानों की बमबारी एक बेहद नाटकीय दृश्य था। भाग 2, तोलोलिंग और .4875 की लड़ाई। तोपें और विमान तो सिर्फ रास्ता साफ कर सकते हैं, है ना? असली कीमत तो जमीन पर लड़ने वाले उन जवानों को चुकानी पड़ती है। चलिए इस कहानी के सबसे भावुक और दिल दहला देने वाले हिस्से की ओर चलते हैं। तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स को जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 2 राजपूताना राइफल्स के जवानों ने सीधी गोलियों की बौछार के बीच बर्फीली चट्टानों पर चढ़ाई की। सोचिए, एक तरफ दुश्मन की मशीन गन और दूसरी तरफ हाड़ कंपा देने वाली ठंड। वहां आमने सामने की खूनी झड़पें हुई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। यहीं पर हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान और कभी हार ना मानने वाले जज्बे की असली तस्वीर उभरकर सामने आती है। और इसी अदम्य साहस की पहचान बन गया वो एक वाक्य जिसने पूरे देश में जोश भर दिया, ये दिल मांगे मोर। .5140 पर कब्जा करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का ये सक्सेस सिग्नल सिर्फ एक रेडियो संदेश नहीं था। ये उस अटूट और निडर भावना की आवाज थी जो किसी भी मुश्किल के आगे झुकना नहीं जानती। इसके बाद बारी थी रणनीतिक रूप से बेहद अहम .4875 की। यहाँ की रणनीति बिल्कुल सटीक थी। पहले रात भर भारी तोपों से दुश्मन को उलझाए रखा गया।
फिर फॉगॉट मिसाइलों से उनके मेन बंकरों को उड़ाया गया और फिर दिन के उजाले में सीधा आमने सामने का हमला। और आपको बता दूं, इसी भयंकर लड़ाई में दुश्मन के स्नाइपर फायर से अपने एक घायल साथी को बचाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये वो पल है जो किसी भी युद्ध की कहानी से कहीं ज्यादा भारी और रुला देने वाला है। भाग 3, चरम सीमा, टाइगर हिल। इस पूरी सैन्य कार्रवाई का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स अभी बाकी था। टाइगर हिल, जो इस पूरे युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे खूंखार चुनौती थी। 3 जुलाई की उस रात को जो हुआ वो बिल्कुल अकल्पनीय था। 18 ग्रेनेडियर्स के जवानों के फाइनल असॉल्ट से ठीक पहले लगातार 13 घंटों तक तोपों और रॉकेट्स की ऐसी भीषण बारिश हुई जिसने टाइगर हिल की पूरी चोटी को हिलाकर रख दिया। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट। पर यहाँ चुनौती सिर्फ पाकिस्तानी सेना नहीं थी, प्रकृति भी एक बहुत बड़ी दीवार थी। टाइगर हिल के पीछे की तरफ एक 1000 फीट ऊंची लगभग 90 डिग्री की खड़ी चट्टान थी। ये एक ऐसा रास्ता था जिसके बारे में दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई वहां से आ सकता है। और हमारे जवानों ने उसी नामुमकिन रास्ते को चुना। 18 ग्रेनेडियर्स और घातक प्लाटून के जवानों ने जमा देने वाली बर्फीली बारिश के बीच फिक्स रस्सियों के सहारे लगातार 12 घंटे चढ़ाई की। सुबह की पहली किरण के साथ उन्होंने एक ऐसा सरप्राइज अटैक किया जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए और उन्हें दो तरफ से बांट दिया। थके हुए पर जुनून से भरे हमारे सैनिक एक एक इंच खिसकते हुए उस चोटी को फतेह करने बढ़ रहे थे। इस खून खराबे के बीच भी सैन्य सम्मान की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जो वाकई हैरान करती है। पाकिस्तानी कैप्टन कर्नल शेर खान ने टाइगर हिल पर एक जबरदस्त पलटवार का नेतृत्व किया था। उनकी इस असाधारण बहादुरी को देखते हुए लड़ाई के बाद भारतीय ब्रिगेडियर MPS बाजवा ने अपनी तरफ से उनके लिए एक प्रशस्ति पत्र लिखा। ये दिखाता है कि युद्ध के मैदान में कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, एक सच्चा सैनिक हमेशा दूसरे शूरवीर के साहस का सम्मान करता है। भाग 4, परिणाम और ऊंचाइयों से मिली सीख। अंततः वो दिन आ ही गया। टाइगर हिल पर सूरज की पहली किरणों के साथ हमारा तिरंगा शान से फहरा रहा था। ये एक बेहद भावुक और देश को गर्व से भर देने वाला पल था। लेकिन जब युद्ध का धुआं छटा तो कुछ बहुत ही गंभीर और कड़वी रणनीतिक सच्चाइयां भी सामने खड़ी थीं। देखिए, कारगिल युद्ध ने दशकों पुरानी एक सैन्य धारणा को हमेशा के लिए तोड़ दिया। पहले ये माना जाता था कि इतने खराब मौसम और खतरनाक इलाके में कोई बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर ही नहीं सकता। लेकिन नई सच्चाई क्या थी? नई सच्चाई ये थी कि बेहतरीन तैयारी, खुफिया तरीकों और सर्दियों में खाली छोड़ी गई चौकियों का फायदा उठाकर दुश्मन ने उन चोटियों पर कब्जा कर लिया था जो सीधे हमारे मेन हाईवेज पर नजर रखती थीं। इसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी बैठी और उसने कई चौंकाने वाली कमियों को उजागर किया। सबसे बड़ी बात हमारे इंटेलिजेंस और सर्विलेंस यानी खुफिया और निगरानी तंत्र में भारी चूक थी। सेना लगातार आतंकवाद विरोधी अभियानों में उलझी थी, जिससे शायद इस तरह के युद्ध की तैयारी पर असर पड़ा। इसके अलावा सैनिकों के पास हल्के हथियारों और अच्छे विंटर गियर की बहुत कमी थी। कमेटी ने साफ कहा कि हमें बेहतर बॉर्डर मैनेजमेंट और खास तौर पर ड्रोन या UAV सर्विलांस की तुरंत जरूरत है। इतने भारी बलिदानों और कड़वी सीखों के बाद आज एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। आज जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारी सीमाएं आज भी उतनी ही दुर्गम और निर्दयी हैं, तो क्या हम वास्तव में अगली किसी भी खामोश घुसपैठ को पहली गोली चलने से पहले ही पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? कारगिल सिर्फ एक शानदार जीत नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी भी थी। सोचिएगा जरूर। आज की इस पेशकश में बस इतना ही।